विषय है बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध धर्म कर्म के में होता है, विचार में नहीं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। आशा है आपको नियमावली पता हो। 6 मिनट स्पीकिंग टाइम है और 1 मिनट विपक्ष को मिलेगा कॉमन टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन राउंड है एंड 3 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स होंगे और रिप्लाई स्पीच कंपलसरी है 1 मिनट। शुरू करें। सदन पटल पे पक्ष के नेता आमंत्रित हैं। स्क्रीन के पास में से हाँ कर कोई इशू समर रजा सदन पटल पे पक्ष के नेता आमंत्रित हैं। महोदय, आपको टैब चाहिए। इस वाले पोडियम पर आ जाओ ना। 6 मिनट स्पीकिंग टाइम। 3, 4, 5। शुरू करें। सदन की गरिमा को मेरा नमन। बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। के पक्ष में मैं नेता पक्ष। महोदय, सबसे पहले यह जानना होगा कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं। तो बुद्धिजीवी जो होते हैं वो तर्कों और तथ्यों के आधार पर जो चीज़ें शारीरिक चीज़ें या फिर जो कर्म हो जाते हैं, जो शारीरिक कर्म हो जाता है या फिर किसी को हम बोल कर किसी चीज़ को काम को पूरा करते हैं, उसको वो उसके अनुसार वो अपना निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय उचित और अनुचित होता है उसके अनुसार वो अपना निर्णय लेते हैं। वो किसी को विचारों को कोई जज ही नहीं कर सकता। वो किसी के विचार को जज करके किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं। इनके अनुसार अगर जो हम बात करते हैं बुद्धिजीवियों की, तो वो कर्म के हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब हम कर्म क्या समझते हैं, तो कर्म वो होता है जो हम किसी को बोलकर या शारीरिक क्रिया द्वारा, शारीरिक क्रिया में किसी को मारना या फिर उंगली दिखाना या फिर बैटरी, उसके अलावा जो हम बात करते हैं बैटरी का अर्थ होता है किसी को कुछ फेंक के मारना, तो किसी को कुछ फेंक के मारते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये कर्म, हम इसे कर्म मानते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अपराध की, अपराध किसी भी व्यक्ति को द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या फिर बौद्धिक चोट पहुंचाता है अपने कर्मों के द्वारा। कर्म अर्थात की जो शारीरिक कर्म है उसके द्वारा कुछ बोल कर, उसे डिफेम करके, उसकी अवहेलना करके, किसी के जो डिग्निटी है, डिग्निटी को हर्ट करके उसे हम अपराध मानते हैं। यहाँ पे जो अपराध हम उसे भी मानते हैं अपराध जो चीज़ें भारतीय दंड संहिता में जिन चीज़ों को मना किया गया है, भारतीय दंड संहिता के नियमों का अगर जो कोई उल्लंघन करता है तो हम उसे भी अपराध मानते हैं।
महोदय, यदि हम अपराध को देखते हैं तो अपराध का मेनली 4 स्टेज होता है। 4 स्टेज में अपराध पूरा होता है। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरा होता है अटेम्प्ट और चौथा होता है एकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन अर्थात कि विचार कभी भी किसी को सजा देने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहा है हम कभी भी जान ही नहीं सकते। अगर जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, मैं आवेश में आ रहा हूँ या फिर मैं आराम से हूँ, ये कुछ भी है, मैं अपने कर्मों के आधार पर ही बताऊँगा। मैं जो चेहरे का जो फेस का एक्सप्रेशन होगा मैं उसी आधार पर बता सकता हूँ कि मैं गुस्से में हूँ या फिर नॉर्मल हूँ। या फिर जब हम ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म की बात करते हैं जिसमें किसी को घूरना होता है, तो जब हम घूरते भी हैं तो वो भी एक प्रकार का शारीरिक कर्म ही होता है। तो जो होता है वो अटेम्प्ट और एकम्प्लिशमेंट के स्टेज में आता है, तो वो उसे अपराध हम मानते हैं। इसके अलावा जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जब विचार के बाद जो अगला स्टेज आता है अपराध का, वो होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जब हम होते हैं तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, तो प्रिपरेशन के आधार पर भी जो बुद्धिजीवी ऐसा मानते हैं कि प्रिपरेशन के आधार पर भी किसी को हम अपराधी नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, अगर जो रस्सी लेके आ रहा है तो उसको लेके 2 लोगों में 2 चीज़ें बात हो सकती है। एक व्यक्ति यह मान सकते हैं कि वो जो रस्सी ला रहा है अपने आप को फांसी लगाने के लिए ला रहा है, और दूसरे व्यक्ति यह मान सकते हैं कि वो जो रस्सी ला रहा है वो अपने घर के आगे रस्सी लगा के कपड़े सुखाने के लिए ला रहा है। तो जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कभी भी जब हम अपराध की बात करते हैं तो प्रिपरेशन तक भी हम उसे अपराध नहीं मानते। जब अपराध हम किसे मानते हैं वो होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट को हम अपराध मानते हैं। अटेम्प्ट में ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक क्रिया कर चुका होता है। शारीरिक क्रिया कर चुका होता है अर्थात या उसको क्रिया पूरी हो या ना हो। जहाँ हम बात करते हैं अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट में हम उन चीज़ों को मानेंगे कि शारीरिक क्रिया जो कर चुका है। उदाहरण के लिए जैसे हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के मन में ये आया कि मैं इस कॉलेज को बम से उड़ाऊंगा, वो अपने लिए तार खरीद के लाया, बाकी बारूद खरीद के लाया, तो यहाँ पे आप यह नहीं कर सकते प्रिपरेशन के स्टेज में कि वो बम से ही उड़ाएगा। वो किसी चीज़ के लिए भी बारूद और किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी बारूद ला सकता है। लेकिन अटेम्प्ट हम किसे मानेंगे? जब वो आया और इस कॉलेज में आके यहाँ पे उसने बम को सेटअप कर दिया और फिर उसके मन में यह विचार आया कि नहीं, अब मुझे बम से नहीं उड़ाना है। फिर वो दोबारा आ रहा है, दोबारा उसे बम को डिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन ये अटेम्प्ट का स्टेज माना जाएगा क्योंकि उसने एक बारी कर्म कर दिया है। और जो विचार है, विचार स्वतंत्र होते हैं। आप किसी के विचार पे पाबंदी नहीं लगा सकते। विचार जो है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे मन में चल रहा है, कोई व्यक्ति मेरे विचारों पे पाबंदी नहीं लगा सकता। कोई व्यक्ति जो होता है, अगर जो हम किसी के विचारों पे ही हम उसे अपराधी मान के रहेंगे, तो जो सोचने की हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो बोलने का अधिकार, जो हमारे सोचने का जो अधिकार है, या फिर हमारे मन में जो एक्सप्रेशन जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम सीधे सीधे उसका उल्लंघन करेंगे। किसी व्यक्ति की जो निजी जिंदगी है, हम किसी व्यक्ति के सोच से ही अगर जो हम किसी को अपराधी बना देंगे तो उस व्यक्ति की निजी जिंदगी में हम दखल अंदाजी करेंगे और यह सरासर लोकतंत्र का हनन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि विचार में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो विचार बुरे होते हैं, हम कब जानते हैं कि विचार बुरे हो रहे हैं, और जो विचार अच्छे हम कब जानते हैं, वो सिर्फ हम उसके जब वो एकम्प्लिश कर देता है, वो विचार को जो उसका विचार है वो बाहर निकाल देता है, तभी हम समझ पाते हैं कि इसके मन में ये विचार थे। बिना बाहर निकाले हम किसी के मन में यह नहीं समझ सकते। अब हम वो तो है नहीं किसी दूसरे गोले से आए, किसी के हाथ को पकड़ने के बाद हम उसके मन में क्या चल रहा है वो जान सके। जब तक वो कर्म नहीं करेगा हम नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उदाहरणों में, जब हम बात करते हैं यूरोपीय उदाहरणों की, तो ओइपस कॉम्प्लेक्स और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम के 2 पात्र होते हैं। वो जब पात्र होते हैं वो ऐसे पात्र होते हैं जो विचार करते हैं अपने, क्या कहते हैं, जो लड़की होती है वो विचार करती है कि मैं जो हूँ अपने पिता से शादी करूँगी, और जो लड़का होता है वो विचार करता है कि मैं जो हूँ अपने माँ से शादी करूँगा। जो की चीज़ें होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके सिर्फ विचार होते हैं। वो जब तक अपने पिता को या फिर अपने माँ को नहीं मारते हैं तब तक हम ये जज ही नहीं कर सकते उनके मन में क्या विचार होता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो युवा होता है अपने माँ बाप की तरफ आकर्षित होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी इनकी तरह हो। धन्यवाद। एक मिनट का सामान्य समय विपक्ष के नेता के लिए।
सदन पटल पे नेता विपक्ष महोदय, आपको टैब चाहिए? हाँ चाहिए। मैं टाइमर खुद भी लगा लूँगी। लगा लीजिए। आप मुझे 5:30 को बता दो। जी। मेरी आवाज़ आ रही है? 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर दिया गया आज का विषय कि बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। कि पूर्व और विपक्ष में मैं नेता विपक्ष अपने वक्तव्य के साथ। तो महोदय, सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ नेता पक्ष आते हैं और बात करके जाते हैं कि किस प्रकार से आईपीसी के तहत 4 आधार वो बताते हैं। इंटेंशन वो सबसे पहला आधार बताते हैं, फिर बताते हैं प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्पलिशमेंट। और वो चारों ही आधारों में ये बताते हैं कि उसका मूल क्या था, विचार क्या था। जिस भी आधार पर आकर विचार सिद्ध हो जाता है वो बताते हैं कि वही अपराध हो जाता है। तो महोदय, समझने की आवश्यकता यहाँ पे कि वे भी मानते जाते हैं कि जो आपका विचार है उस आधार पर जो कार्य हो रहा है वह अपराध होता है। अब आप ये समझिए कि विपक्ष आपको क्या समझाना चाहता है कि अपराध होता क्या है। अपराध होता है किसी भी इंसान का गलत कार्य जिससे किसी का नुकसान हो और आपका इंटेंशन हो उसे नुकसान पहुंचाने का, तब आप किसी अपराध को अपराध कह सकते हैं। चाहे आप इसे आईपीसी के तहत देखें, चाहे आप किसी भी दंड संहिता के अनुसार देखें। अगर आपका इंटेंशन वहां नहीं है, यदि आपका विचार वहां नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने का, तब तक आप उसको अपराध नहीं कह सकते। कोई गोली मारने मात्र को अपराध नहीं कहता है जब तक मेरा इंटेंशन ये ना हो कि मैं सामने वाले को जानबूझकर मारना चाहता हूँ, उसकी हत्या करना चाहता हूँ। मैं गोली सेल्फ डिफेंस में भी मार सकता हूँ और मैं गोली किसी की हत्या करने के लिए भी मार सकता हूँ। यहाँ पे विचार आता है कि विचार आपका क्या था, उद्देश्य आपका क्या था। वो जो आपका कार्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो कारण है, वो आपको बताता है कि आपका अपराध अपराध है या फिर वो केवल गलत है। अब महोदय, आप ये समझिए, गलत और अपराध में अंतर होता है। अपराध जो है वो एक कानूनी शब्द है और जो गलत है वो एक सामाजिक शब्द है। गलत कोई भी चीज अपराध कब बनती है, जब आप ये देखते हैं कि कोई भी चीज सही या गलत हो सकती है, पर गलत अपराध कब बनता है, जब आप उसके अंदर एक इंटेंशन जोड़ देते हैं, जब आप उसके अंदर ये जोड़ देते हैं कि आप ये बता पा रहे हैं कि उसका इंटेंशन ही गलत था। शायद मेरा किसी की हत्या करना गलत हो सकता है, पर हत्या किस उद्देश्य से की जा रही है वो मुझे अपराधी बनाएगा या फिर अपराधी नहीं बनाएगा, ये साबित होता है महोदय। फिर महोदय, ये बात की जाती है कि किस प्रकार से बोलते हैं कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं। बुद्धिजीवी विचारों को नहीं मानते महोदय। बुद्धिजीवी यदि तर्क और तथ्यों की बात करते हैं तो बुद्धिजीवी के लिए विचार भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो हर पैमाने को देखते हैं और हर पैमाने में इंसान के विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि किस प्रकार से किस विचारों से इंसान के कर्म हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्म इंसान कब करता है, कर्म इंसान अपने विचारों के कारण करता है। जो उसके विचार आए हैं, जो उसने पहले उद्देश्य सोचा है, उसके बाद वो कर्म करता है। यदि मैंने ये सोचा कि मुझे ये कार्य करना है, जैसे बम का उदाहरण लेके जाते हैं कि बम है और मैंने तार लिया, बारूद लिया, पर मैंने जोड़ा या नहीं जोड़ा, उसका मतलब ये है कि जब तक उन्होंने आपने जोड़ा नहीं, यानी कि आपने वो इंटेंशन नहीं दिखा दी, वो जो इंटेंशन आपकी थी, जब तक वो गलत साबित नहीं होगी तब तक आपने ये नहीं कहा कि वो अपराध था। इसका मतलब ये है कि आपका क्रिया करना मात्र अपराध नहीं हो जाता है जब तक उसमें इंटेंशन ना इन्वॉल्व हो, और इंटेंशन जब तक ये ना बताए कि आप किसी का गलत करना चाहते थे, तब तक वह अपराध नहीं होता है महोदय। फिर वो कहते हैं कि इसको घूरना भी गलत हो सकता है, ये सारी चीजें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि विचार आपके क्या था। साबित कैसे हो सकता है महोदय, जैसे आप ये समझिए कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, एलिगेशन यदि गलत साबित होते हैं, वो फेक साबित होते हैं, वो फेक साबित होने के लिए सबूत दिखाया जाता है। वो विचार किस प्रकार से है, आप पूरा उद्देश्य देखते हैं। पूरी दंड संहिता इसी उद्देश्य पे होती है कि आप ये साबित कर पाए कि इंसान के कार्य करने का उद्देश्य क्या है। जैसे महोदय, कोई भी माइनर यदि गलती करता है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का कर्म करता है तो उसका कर्म करना अपराध नहीं हो जाता है, क्योंकि आप उसका इंटेंशन देखते हैं। किसी माइनर का अगर कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर किसी अनसाउंड माइंड का ये उद्देश्य नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप उसको अपराध नहीं बोल देते हैं महोदय। आप हमेशा ये देखते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका विचार क्या है। फिर महोदय, आपको समझने की आवश्यकता है कि बुद्धिजीवी का जो एनालिसिस होता है वो कर्म और के साथ साथ जो वैचारिक करेक्टनेस है वो भी देखते हैं कि आखिर उसका विचार क्या था, विचार कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट नहीं था। उस आधार पर आप चीजें देखते हैं कि क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती है महोदय। फिर आप ये भी समझिए कि किस प्रकार से जो अपराधी होता है वो विचारों से ही बनता है। यदि आपने कोई भी कार्य किया, यदि आपके विचार उसमें गलत नहीं थे, तो आपको अपराधी नहीं कहा जाता है, केवल कार्य मात्र से। वो बोल दिया जाता है कि विचार के बाद प्रिपरेशन करता है फांसी। वो रस्सी का एग्जाम्पल लेते हैं कि रस्सी फांसी के लिए भी हो सकती है और रस्सी कपड़े सुखाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये भी कारण को
उद्देश्य को कर्म के ऊपर वरीयता देते हैं और ये कहते हैं कि कर्म जो है वो विचारों के बाद आता है। और आपने ये देखा कि उसका विचार क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका कारण क्या था। आपने क्रिया मात्र को केवल अपराध घोषित नहीं कर दिया। इसका मतलब है वो स्वयं मानते जाते हैं कि जो विचार है वही अपराध को बताता है। फिर वो बोलते हैं कि पाबंदी नहीं लगा सकते हम किसी की सोचने पर जो एक्सप्रेशन का उल्लंघन, वो बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है, यानी कि उनको पता है कि सामने वाले के विचारों में क्या चल रहा है, उसके एक्सप्रेशन से दिख जाता है। जब वो कहते जाते हैं कि मैं यहाँ पे एग्रेसिव हूँ तो वो फेस से दिख जाता है। इसका मतलब है कि आपको विचार क्या चल रहे हैं उसको साबित करने के भी पैमाने होते हैं। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपके एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एक्शन है वो विचारों के आधार पर ही आपके निकल के आ रहे हैं महोदय। फिर ये बोल के जाते हैं कि सोच जो है वो निजी जिंदगी हो जाती है महोदय। कोई भी जो सोच बन रही है वो क्योंकि समाज से निकल के आ रही है और वो समाज से निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है और वो इम्प्लीमेंट भी समाज में ही कर रहा है। तो कोई भी विचार जो है वो जब समाज में आ रहा है तभी वो विचार का रूप ले पा रहा है, वरना वो विचार का रूप नहीं ले पा रहा है। जब विचार का कंसेप्ट ही सामाजिक हो जाता है तब वो किस प्रकार से निजी जिंदगी का हिस्सा मान सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है कि किसी के सोचने के अधिकार पर बैन नहीं है, पर आप विचार गलत करते हैं और विचार गलत से जब आप कार्य करते हैं, आपका इंटेंशन जहाँ गलत होता है तब आप वहाँ कहते हैं कि वह अपराधी है महोदय। फिर आप ये समझते हैं कि जब हम फेक केस की बात करते हैं, कोई भी फेक केस है, कोई भी अपराधी है, उसके ऊपर अभी जो इसे अपराधी कहा जा रहा है और वो साबित हो जाता है कि वो फेक केस है, तो आप ये देखिए कि अपराधी कौन है वहीं पलट जाता है। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा है और वो झूठा एलिगेशन साबित हो जाता है, तो मैं अपराधी नहीं बनती बल्कि मैं सामने वाले का एलिगेशन लगा सकती हूँ कि आप अपराधी थे, क्योंकि एलिगेशन लगाना मात्र गलत नहीं था, आपका इंटेंशन उस पर गलत था, आप फेक थे, इसलिए वो एलिगेशन पलट गया और मैं अपराधी जिस पे शक किया जा रहा था वो अपराधी पलट गया और जो मेरा कार्य था उसको बिल्कुल गैर अपराधी घोषित कर दिया जाता है कि उसका वो बेगुनाह है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अनसाउंड माइंड है, अगर उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसने केवल कार्य कर दिया क्योंकि उसे पता नहीं था। जैसे महोदय आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी फैक्ट्स की गलती होती है, आपकी नॉलेज की गलती होती है, आईपीसी के तहत अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि आपको पता ही गलत चीज थी, आपका इंटेंशन गलत नहीं था कार्य के बाद, तो आपका जो कार्य है उसे गलत नहीं माना जाता, उसे अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज और फैक्ट की कमी थी। तो महोदय इसके साथ समझने की आवश्यकता है कि जो अपराध है वो कार्य में नहीं अपितु उसके विचार में होता है। धन्यवाद। सदन पटल पर नेता उपनेता पक्ष। महोदय आपको टैब चाहिए। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सर, इस वाले माइक का थोड़ा वॉइस हल्का सा वॉइस इंक्रीज कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या अब आवाज़ आ रही है पूरी तरीके से पीछे से? ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट कर लीजिएगा। सदन की गरिमा को मेरा नमन। आज मैं उपनेता पक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर सदन पटल पर आज का जो विषय है कि बुद्धिजीवियों का ये सदन मानता है कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं, इसके पुरजोर पक्ष में अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने हेतु उपस्थित हुआ। अभी मेरे पक्ष के वक्ता प्रधानमंत्री सदन में आकर बताते हैं सारी चीज़ों को, वो एक्सप्लेन करते हैं कि बुद्धिजीवी का डेफिनेशन देते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपराध का डेफिनेशन देते हैं, कर्म को वो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। फिर हमारी नेता विपक्ष आती हैं, सारी चीज़ों के बारे में वो बोलती हैं, अपने विचार वहाँ पर रखती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बेसिक सी, जो यहाँ पे चूँकि आईपीसी की बात हो रही है, भारतीय दंड संहिता की बात हो रही है, तो भारतीय दंड संहिता को जो लोग जानते हैं उसमें एक चीज़ है कि दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ये जो दो टर्म्स होते हैं, ये दो टर्म्स डिफाइन करते हैं किसी भी अपराध को।
इन दोनों टर्म्स का वहां पर लागू होना जरूरी है, तभी उसको अपराध माना जाता है। यानी अब देखिए, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड और एक्टस रिया का मतलब होता है रॉन्ग एक्ट। तो सिर्फ मेंस रिया के आधार पर आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए एक्टस रियस यानी रॉन्ग एक्ट होना जरूरी है। तो यहां पर हमारा बर्डन जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि जब तक आप कुछ इस प्रकार का कृत्य नहीं कर रहे तब तक आपको सिर्फ आपके सोचने भर से अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर एक चीज और है, ये आकर यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलती हैं कि विचार उसके मन में आएगा, वो कार्य करेगा तो फिर वो ऐसे गिल्टी माना गया, उसके लिए विचार की बात हुई। मैंने ये बताना चाहूंगा कि उसने कोई भी, यहाँ पे एक चीज खास कर है कि उसने विचार किया था, इस चीज से उसको अपराधी नहीं डिफाइन किया। इस विचार को जब उसने आकर इंप्लाई किया, इस विचार को जब वो प्रैक्टिकलिटी में लेकर आया, उसने प्रयोगात्मक रूप से दिखाया, तब ही जाकर हमने उसको अपराधी घोषित किया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आकर इन्होंने दिया, एलिगेशन वाली बात बताई कि मेरे खिलाफ अगर कोई एलिगेशन आकर लगता है और वो प्रूव नहीं होता तो फिर मैं उसके खिलाफ बोल सकती हूँ। उसके माइंड में अगर आपके खिलाफ कोई चीज आई, सिर्फ इस भर से आप उसके खिलाफ दोबारा वो नहीं कर सकती। उसने एलिगेशन आप पर लगाया, यानी इसका मतलब है कि उसने कोई कार्य किया। ये जो एलिगेशन लगाना ये एक प्रकार का कार्य है, तो इसने ये कार्य किया तब जाकर आप उसके ऊपर वापस बोल पा रही हैं। सिर्फ उसके विचार भर में अगर ये चीज आती है कि मैं इन पर एलिगेशन लगा रही हूं, उतने पर आप उसको नहीं कर सकते। उसने इसको कर्म में तब्दील किया। तो जब तक मन में आए हुए विचार को, मस्तिष्क में आए हुए विचार को, ख्यालों को जब तक हम कर्म में परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक उस आधार पर आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके आगे की चीज यहां पर आपने बात की थी, यहां पर कि विचार और निजी जिंदगी की बात की थी। महोदय, विचार जो होता है कि हम मस्तिष्क में क्या सोच रहे हैं, ये चीज सामने वाला नहीं जान सकता है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे एजेस सामने बैठे हैं, मेरे विपक्षी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैं यहाँ पर उनके मन में क्या चीज सोच रहा हूँ वो नहीं जान सकते जब तक कि मैं वैसा कुछ कार्य न करूँ। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेशन की भी बात की थी कि भाई मैं गुस्से में हूँ या जो भी मेरे एक्सप्रेशन बताएगा। साहब, एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन भी एक कर्म है। एक्सप्रेस आप करते हो, आपकी स्किन हिलती है, हमने वही बोला, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आएगा, सेंस ऑर्गन है आपका। मेरे कहने का वही मतलब है कि ये भी एक प्रकार का कार्य हो गया कि आप अपने आप का जब इजहार कर रहे हो, इजहार का मतलब ये भी एक कर्म हो गया, इजहार करना भी एक कर्म हो गया। जब तक आप इसको मस्तिष्क में रखे थे तब तक ये कर्म नहीं था, और जिस पल आपने इजहार किया वो कर्म हुआ, तब जाकर आप उसको बोल सकते हो। फिर आप यहाँ पर एक चीज और आकर बात करते हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने रखा, जब निजी जिंदगी की बात आपने की थी ना महोदया, कोई क्या सोचता है ये उसका बेसिक राइट है। आप किसी पर जोर नहीं लगा सकते हो कि नहीं तुमको इस विषय के बारे में नहीं सोचना है, तुमको फला इंसान के बारे में नहीं सोचता है, इस पर आप रोक नहीं लगा सकती हैं। ये पूरे तौर पर एक व्यक्ति की निजी जिंदगी है, ये पूरे तौर पर एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो अपने मस्तिष्क में क्या सोचता है, वो अपने मस्तिष्क में क्या भाव लाता है। ये कहीं जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो तब तक आप उसको अपराध नहीं बोल सकते हो। और ऑलरेडी मेरे प्रधानमंत्री ने आकर अपराध को डिफाइन किया था कि जब तक किसी भी प्रकार का वो एक्सप्रेशन के तौर पर या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या बोलना नहीं होता, तब तक आप उसको अपराध बोल नहीं सकते। तो उसके अंतर्गत एक्सप्रेशन भी आ गया, उसके अंतर्गत बोलना भी हो गया। फिर यहाँ पर ये आकर बात करते हैं, हमारे जो विपक्षी वक्ता है वो यहाँ पर आकर इस चीज को कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज भी एक्सप्रेस मन में आपके आ रहा है, आप उसका कार्य कर रहे हो, उसके लिए इंटेंशन देखा जाता है। इनका ये कहना है सर, इंटेंशन बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन इंटेंशन किस हालात में देखा जाता है? वो उस हालात में देखा जाता है जब आपने वो कार्य कर दिया होता है, मात्र इंटेंशन से नहीं। आपने यदि किसी को आपने कहा ना कि ऐसी गोली मार दी गई, तो वो उसके लिए आपका देखा जाएगा इंटेंशन क्या था महोदया। लेकिन आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर दी, आपने खुद हमारी बात को प्रूव कर दिया कि आपका इंटेंशन तब देखा गया जब आपने कार्य किया। यानी ये कि केवल सोच लेने भर से आप अपराधी नहीं हो गई, बल्कि जब आपने गोली मार दी तब जाकर आपका वहां पर देखा गया इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि आपके कार्य के हिसाब से ही आप अपराधी माने जाते हो, न कि केवल कुछ सोचने भर से। हमारा यही कहने का महोदय है, मतलब है महोदया, जो कि आप अपनी बात में आपने खुद ही हमारे बर्डन को प्रूव करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हुए आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली थी। उसके अंतर्गत आपने एक और बात वहां पर बोली थी कि कहीं ना कहीं एक साउंड वाली चीज की भी आपने बात की थी कि अगर बोल रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है। हाँ, एक अनसाउंड वाले फैक्टर की बात आपने की थी उस चीज की। तो जी, उसी चीज के आगे मैं उस चीज में जोड़ना चाहूंगा, उस चीज का आपके बारे में उसको मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उस मामले में भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति का इंटेंशन क्या था। उसी आधार पर आप इंटेंशन चेक करते हो जब वो कर्म उसने कर दिए होते हैं।
अन्यथा आप कभी भी इंटेंशन पर नहीं जाते हो। तो पूरा जो मैं प्रूव करना चाहता था उस चीज़ का बर्डन यहीं पर है कि आप किसी के भी विचार तक तब पहुंचते हो जब वो कार्य किया होता है, वो कार्य डिफाइन करते हो कि उसका विचार सही था या गलत था। इसलिए उपनेता पक्ष के तौर पर यहाँ पर खड़े होते हुए इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि बुद्धिजीवियों का ये सदन मानता है कि अपराध कर्म में नहीं बल्कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रोक रही थी उनको। सदन पटल पे उपनेता विपक्ष महोदय, आपको टैब चाहिए जी। सदन की गरिमा को उपनेता विपक्ष का सादर नमन। देखिए महोदय, जो अभी तक विषय यहाँ पे चर्चित हो रहा है, जिस विषय पे अभी तक चर्चा हो रही है, उसमें संपूर्ण विभिन्न बार जो प्रतिपक्ष है हमारा, वो बार बार इस बिंदु को हाईलाइट कर रहा है कि जब कर्म हो गया उसके बाद इंटेंशन को देखा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि अपराध जो है, अपराध अपने आप में एनालिसिस के द्वारा डिराइव हो रहा है। क्योंकि अपराध एनालिसिस के द्वारा डिराइव हो रहा है, तो एनालिसिस जो हो रहा है वो उस कर्म में, वो कर्म किस कारणवश किया गया, किस इंटेंशन के द्वारा किया गया, ये हमारा पक्ष खुद बार बार बोल के जा रहा है कि एनालिसिस आपका इंटेंशन के द्वारा हो रहा है, इंटेंशन का हो रहा है, और वो हो रहा है कर्म के द्वारा। यहाँ पे मोशन कहीं भी ये नहीं है कि अपराध सिद्ध करने में भूमिका किसकी ज़्यादा है, विचार की या कर्म की अपने आप में। अगर भूमिका पे सवाल होता तो एक बार को ये बात बोली सकती थी कि क्योंकि कर्म पहले आ रहा है, कर्म के द्वारा ही आप इंटेंशन निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे ये सवाल है कि अपराध सिद्ध होता कैसे या किस आधार पर अपराध सिद्ध होता है। तो वो आधार अपने आप में हमारा प्रतिपक्ष बार बार स्वीकार करके जा रहा है कि वो इंटेंशंस के आधार पर होता है। फिर ये अपना जो स्टैंड रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि किसी के दिमाग में यदि कोई थॉट चल रहा है तो आप उस थॉट को एनालाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो प्रैक्टिकलिटी में, वास्तविकता में आपके सामने क्रियान्वित नहीं हो जाता है। तो वास्तविकता में, प्रैक्टिकलिटी में क्रियान्वित होने के बाद भी आप अपने आप में दो चीज़ों को देखते हैं। पहली बात कि अब वो जो काम हुआ है वो हुआ क्या है और किस इंटेंशन के द्वारा हुआ है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मेरे पक्ष के नेता द्वारा बताया गया कि गोली मारी गई। अब गोली मारी गई, अगर गोली मारना पूर्णतः गलत होता कि तो किसी भी हालत में क्योंकि गोली चली है इस वजह से आपको अपराधी घोषित करा जा रहा है। अभी तो वहां पे देखा क्या जाता है कि गोली किस इंटेंशन से हो रही, मतलब एक अपने आप में दो पाथवेज हैं जहां से गोली चलाने का इंटेंशन डिराइव हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग पाथवे हैं जिसकी वजह से जहां से गोली चलाने का इंटेंशन डिराइव हो सकता है। इस वजह से आईपीसी में वास्तविकता में एक पूरी डेफिनेशन दी गई है, वरना सीधे से ये बोल दिया जाता कि एक बंदूक के द्वारा गोली चली और वो गोली किसी के शरीर में घुसी तो जिसने गोली चलाई वो अपराधी हो गया उसी क्षण। परंतु यहाँ पे नापा या तौला क्या जा रहा है कि गोली चलाने का कारण क्या था वास्तविकता में। दूसरी बात वो बात करके जाते हैं यहाँ पे कि आप फेक एलिगेशन की बात कर रहे हैं कि फेक एलिगेशन में अगर जब उसने फेक एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिया उसके बाद में आप ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि वो फेक एलिगेशन जो लगा है वो सही है या गलत है। तो आप ये समझिए कि फेक एलिगेशन का जो पूरा प्रोसीजर था, मैंने अगर किसी के ऊपर कोई केस लगाया और जो प्रूफ यूज़ कर रहा हूँ मैं वो फेक है ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो उसके बाद में जो एनालाइज किया जाता है वो प्रोसीजर एनालाइज किया जाता है। प्रोसीजर में भी ढूंढा किया जाता है कि इन्होंने जो केस लगाया उस केस के दो इंटेंट हो सकते थे। पहली बात खुद को जस्टिस दिलाना और दूसरी बात सामने वाले का सोशल डिफेमेशन। और जो केस ठुकता है वो फेक प्रूफ्स के बाद में सोशल डिफेमेशन का केस लगाया जाता है। क्योंकि सोशल डिफेमेशन का केस लगाया जाता है इसलिए यहाँ पे फिर दो टाइप्स की इंटेंशन में से एक को चूज करके उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। तो अपने आप में जब किसी भी कार्य को देखकर निर्णय लिया जाता है तो उनमें क्या क्या कारण संभव है या क्या क्या पाथवे ऑफ इंटेंशन संभव है उनको नापा जाता है, ना कि ये नापा जाता है कि कार्य क्या हो रहा है। कार्य का होना ये निर्धारित करता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, पर एंड रिजल्ट से पहले ये चीज़ देखना जरूरी हो जाता है अपने आप में कि आपको जो इंटेंशन है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है। दूसरी बात फिर ये यहाँ पे ये बोल के जाते हैं कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि जो ये दो चीज़ों का नाम लेते हैं, एक एक्टस वेस और एक मास रिया। तो दोनों स्थितियों में जो ये अलग अलग डेफिनेशन देके जाते हैं, एक पहला गिल्टी माइंड और दूसरा रॉन्ग एक्ट, एन एक्ट बीइंग रॉन्ग। अब यहाँ पे जो रॉन्ग की डेफिनेशन है अपने आप में वो आप रॉन्ग वाया इंटेंशन डिराइव करते हैं, क्योंकि कभी भी केसेस में जब एनालिसिस होता है तो एनालिसिस में कंडीशंस को देखा जाता है कि किन कंडीशंस में ये पूरा एक्ट हुआ है। उन कंडीशंस को जब अगर देखा जा रहा है तो उन कंडीशंस में अपने आप में एक जो ऑब्वियस ह्यूमन कैरेक्टर होता है उसको भी एनालाइज किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियस ह्यूमन कैरेक्टर एनालाइज किया जाता है तो वहाँ पे अपने आप में स्कोप दे दिया जाता है कि हाँ जो इंटेंशंस होंगी वो इंटेंशंस एनालाइज होंगी
कुछ जनरलाइज और एक्सेप्टेड बिलीव्स के ऊपर, और उसके बाद में जो ऑब्वियस चीज़ें हैं जो कि रैशनली एक्सेप्टेड है, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो एनालिसिस होता है वो पूरे थॉट प्रोसेस का होता है। थॉट प्रोसेस के साथ में किस तरह से वहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो इनैक्ट हो रहा है। जब ये थॉट प्रोसेस, इंटेंशन और जनरलाइज नोशंस जो हैं ह्यूमन बिहेवियर के, इन सबको कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, तो इन सबको अगर आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये सब कुछ जो है ये एक मनुष्य के विचार की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत फिट होते हैं। तो ऐसे में आपको विचारों को विचारों पे ही आप अपना संपूर्ण जो निर्णय है वो सुनाते हैं। और दूसरी बात, हर कर्म अपने आप में जो है वो विचार से ही बनता है, क्योंकि कर्म का एसेंस चेक करा जाता है। जब कर्म का एसेंस चेक करा जाता है तो वो एसेंस जो है वो एसेंस डिराइव हो रहा होता है इंटेंशन से, या किस तरह से वो स्वीकार है या अस्वीकार है। वो स्वीकार अस्वीकार का जो पैमाना होता है वो उसके एसेंस से निकलता है, और एसेंस आप अपना बनाते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। एसेंस आपका कार्य होने के बाद में नहीं डिटरमाइन होता है, क्योंकि एसेंस अपने आप में होता किस तरह से है कि अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मेरा उस कार्य के प्रति उद्देश्य क्या है और मैं उसके लिए कौन सा पाथवे चुनूंगा। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी एसेंस को डिटरमाइन करते हैं, और क्योंकि ये दोनों पाथवे होते हैं जो किसी एसेंस को डिटरमाइन करते हैं, वो एसेंस ही अपने आप में एनालाइज किया जाता है। उस एसेंस के बिना आप ये नहीं कर सकते, आप एसेंस के बिना डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो कार्य वास्तविकता में आपराधिक है या नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ किसी प्रकार की सोच पर पाबंदी लगाने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है, ये भी यहाँ पे बोलते हैं आकर, कि जब विचार को इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किसका हो रहा है, उन थॉट्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मतलब जो अपने आप में आपका इम्पैक्ट है, आपका शरीर या ये जो भौतिक दुनिया है जो विचारों से अलग हटकर है, या जो एक विचार एक इंटेंजिबल चीज़ है और जो टेंजिबल वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं, तो इनैक्ट जो हो रहे हैं वो आपके विचार हो रहे हैं अपने आप में। आपका जो संपूर्ण कार्य है उसका बेस आपके विचार से बन के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं से कहीं तक सोच रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, पर जो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है आके। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रिस्ट्रिक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमको ये पता होता है कि आप जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, जस्ट बिकॉज आपको जो इंटेंट है, आपके जो विचार हैं अपने आप में वो गलत जा रहे हैं। धन्यवाद। दो मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए। क्वेश्चन आंसर राउंड 3 मिनट का होगा। विपक्षी दल से अनुरोध है कि आप पक्ष के किसी भी वक्ता को आमंत्रित करें प्रश्नोत्तरी के लिए।
लास्ट क्वेश्चन पे आप प्लीज बता दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन। जी महोदया उपस्थित हैं। महोदय अपराध क्या होता है? अलग अलग पर्सपेक्टिव है वैसे। डेफिनेशन आईपीसी आप ले रहे तो आईपीसी के जी अनुसार जो क्या जो इन्होंने बताया है सारी क्या? चीज़ें बता कर ले गए हैं क्या? कि उसके 4 स्टेजेस वो होते हैं। अपराध क्या होता है? स्टेजेस नहीं, डेफिनेशन। कानून के हिसाब से जो गलत है वो अपराध। तो किसी का नुकसान होना चाहिए उसमें अपराध होने के लिए? क्या होना चाहिए? किसी का नुकसान होना चाहिए? जी अगर सामने वाले को लगे कि उसका नुकसान हुआ है किसी के तौर पर। अच्छा ठीक है। क्या विचार मात्र से किसी का नुकसान हो जाता है? विचार को जब तक आप जब तक आप उसको जो बाहर नहीं लाते हो अपने दिमाग के अंदर से, हाँ ठीक है। किसी भी प्रकार से जब तक आप उसको अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं लाते हो। कोई भी कार्य गलत या सही का होता है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, वही तो मैं कह रहा हूँ महोदया कि डिपेंड करता है आप कौन से पर्सपेक्टिव से हर उसको गलत आप कार्य अपराध होता है? क्या बोल रहे हैं? हर गलत कार्य अपराध होता है? उसके भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं आप भाई। देखिए उत्तर कहीं ना कहीं देखिए गलत कार्य अपराध पूरी बात तो सुनिए जी। जो गलत है एक के हिसाब से गलत हो रहा है, देखिए वही चीज़ है कि भाई मैं भारत का हूँ, ठीक है, अब कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा उसके हिसाब से भाई मैं गलत हो सकता हूँ, हमारे हिसाब से वो सही हो सकता है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव बहुत अपराध हो की सकते कोई डेफिनेशन फिक्स है या नहीं? किसकी? अपराध जो अभी हमारे प्रधानमंत्री तो वो फिक्स है पर गलत की फिक्स नहीं है। किसकी? गलत की डेफिनेशन फिक्स भाई नहीं है, आप अपराध की fix वही बात है कि आपके हिसाब से जो गलत है हमारे हिसाब से गलत है भाई। ठीक है, अब कैसे ऐसे वो बोल रहे हैं कानून के हिसाब से? कर्म होने के बाद में आईपीसी के द्वारा चेक किया जाता है। किसके हिसाब से? कर्म होने के बाद में आप आईपीसी के द्वारा चेक किया जाता है। क्या आईपीसी में वर्णित कौन से वो आर्टिकल्स या फिर कौन से क्या धाराएं कर्म का हैं? कारण नापा जाता है उसमें? किसका? कर्म के कारण पहले तो कर्म को ही देखा जाएगा कि किस प्रकार का पहले कृत्य कारण को किया देखा जाएगा, कारण के आधार पर डिफाइन होगा ना। क्या कि आपने क्या कृत्य किया पहले तो वो देखा जाएगा ना। कारण देखा जाएगा या नहीं? किस चीज में? अपराध शुद्ध करने आप कार्य करोगे जब कारण देखा गया या नहीं? वो कार्य करने के बाद ही कार्य होने के बाद मात्र अपराध है। सेल्फ डिफेंस और मर्डर में अंतर होता है। किसमें? सेल्फ डिफेंस और मर्डर में अंतर होता है। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पे तो डिपेंड कर रहा है, विचार पे डिपेंड कर रहा है। आप मान रहे हैं विचार पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने बोला पर्सपेक्टिव पे नहीं, डिपेंड। नहीं, नहीं एक सेकंड देखिए एक चीज मैं बहुत क्लियर करूं। जैसे पर्सपेक्टिव और विचार में अंतर होता है महोदया। क्या? ठीक है, एक पुलिस वाले के द्वारा एक क्रिमिनल को गोली मारना और एक सीरियल किलर के द्वारा एक मर्डर होना, दोनों स्थितियों में अंतर है। अब अंतर क्या? अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही चीज बोल रहा हूँ कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक मतलब पुलिस विचार अलग है, देखिए एक उद्देश्य पुलिस अलग वाला, है। बात समझिए, एक पुलिस वाला मैं भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके ऐसे किसी को गोली मार सकता हूँ। अंतर है महोदया। तो उद्देश्य आप अलग है ना, आप मतलब। दो ऐसी ही चीजों को मिला रहे हैं जैसे पाकिस्तान और भारत को एक मिला के मिला देना, ऐसी चीजें आप कर रहे हो। विपक्ष ये अंतिम प्रश्न है आपका। एक क्रिमिनल की मृत्यु होना और एक निर्दोषी की मृत्यु होना, ये दोनों में अंतर क्या है? अब डिपेंड करता है कि क्रिमिनल भाई, अब देखिए वही चीज है कानून की नजर से कि भाई कानून मार रहा है या फिर वो अपनी मृत्यु मर रहा है, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव। वही मैंने बोला अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको एक नहीं कर सकते। धन्यवाद। पक्ष से अनुरोध है कि वो विपक्ष के किसी भी नेता को आमंत्रित करें प्रश्नोत्तरी के लिए। महोदय मेरा सीधा सा प्रश्न है कि मैं आपको मारना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? मुझे आपके इंटेंशन से पता चलेगा कि आप मुझे मारना नहीं, चाहते हैं। मैं आराम से हंस रहा हूँ और हंसते हंसते आऊँ और सीधा सा पेन फेंक दूँ, आपको कैसे पता तो उसमें चलेगा? तो अपराध का क्वेश्चन ही नहीं उठाना। बात ये अपराध का क्वेश्चन उठ रहा है तो कर्म मार्ग से आप सिद्ध कर रहे हैं या विचार से आप सिद्ध कर रहे हैं? मैं आपको पेन फेंक दूँ और मैं हंसता हुआ आ रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि हंसते हुए आ रहा है तो ये मुझे मारने नहीं आ रहा है। महोदय जब आपने पेन फेंका हंसते हुए आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप या तो मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब अगर मुझे चोट लगेगी तब वो अपराध होगा। इसका मतलब ये है जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी फिर आप मुझे बताएंगे इसका मतलब इंटेंशन आप नहीं। मैंने आपको धमकी दी कि मैं आपका मर्डर करूंगा, तो अपराध हुआ या नहीं हुआ? आपको कैसे पता चला कि ये अपराध? आप फिर पुलिस के पास जाएंगे, आपको पता कब चला? धमकी देने के बाद या फिर मेरे दिमाग में आया उस पर? आपकी धमकी देने से मुझे आपकी इंटेंशन पता चली कि आप किस इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं। तो जब आपके इंटेंशन का कार्य आपका पता चला, महोदय आप किसी से पार्टी लेने के लिए भी धमकी देते हैं, आप किसी को जान से मारने के लिए भी धमकी देते हैं। सारे धमकी देना ही है, धमकी देना मात्र आपके अपराध को सिद्ध नहीं करता। जी महोदया, आपको धमकी से पता चला, इसका मतलब ये है कि कार्य होने पर पता आपके धमकी का जो कारण था जब मुझे वो पता चला तब मुझे पता चला कि अपराध क्या उसके लिए आपको धमकी से आपको पता चला, आप ये बात मानती हैं? तो महोदय उसके कारण को देख के मैंने उसे अपराध सिद्ध किया। धमकी देना गलत हो सकता है पर धमकी देना अपराध कब बना जब मैंने आपका इंटेंशन देखा। आपको पता कैसे? आपने एलिगेशन की बात की, मान लीजिए मैंने आप पे एलिगेशन लगाया कि आपने जो है मेरे फोन को चोरी किया है, ठीक है, चोरी किया आपने मेरे फोन को, तो आप जब बात करती है तो मैंने आप पे एलिगेशन लगाई है कि चोरी किया है, लेकिन आप जो है मैंने अपना फोन छिपा के रखा है, आप ये सिद्ध कर देती हो कि नहीं इसने खुद अपना फोन छिपा के रखा है, फिर आप जीत जाती हो केस को, बर्डन आप जीत जाती हो।
यहाँ पे मेरा एक्ट क्या था? फोन को छिपाना मेरा एक्ट था या नहीं था? आपके फोन छिपाने मात्र से चीजें नहीं हुई। बात है कि आपने तो पहले कार्य किया, उसके पीछे जो कारण था कि आप मुझे डिफेम करना चाहते थे, उस कारण से सिद्ध हुआ कि वो अपराध है। यदि आपका कारण गलत नहीं होता तो आपका कार्य अपराध नहीं है। आपको पता कैसे चला ये बात? क्या आपको चीज पता कैसे चली? आपको ढूंढने ही क्यों है कारण? क्योंकि आप भी कारण को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना। आपको कारण ढूंढना है। अच्छा आपको पता कैसे चला कि हमने एलिगेशन लगाया है? ठीक है, आईपीसी में एक वो कॉन्सेप्ट आता है जिसमें होता है थेफ्ट का अर्थ ये होता है कि अगर जो मैं यहाँ पे अपना फोन रख के गया, ये व्यक्ति आया किसी भी मन से इसे उठा के यहाँ से यहाँ लेके चला गया, ठीक है, बस आप किसी व्यक्ति के सामान को जहाँ पे है वहां से उस वस्तु को हटा के दूसरे स्थान पर रख देती हो, वो अपराध माना जाता है। महोदय, इसमें इंटेंशन भी इन्वॉल्व होता है कि आपने सामने वाले से ना पूछा ना आपका जो उद्देश्य है वो गलत है। यदि मुझे पता नहीं है कि वो फोन किसका है, मैंने उठा के रख दिया, मेरे को पता ही नहीं है, फैक्ट जो है फैक्ट की कमी है, तो वो अपराध नहीं, वो पक्ष, अपराध नहीं होता। ये आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। महोदय, बस मैं इतना कह रहा हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था सीधा से यही था कि मैंने अगर आपको धमकी दी, मैं आपको मारूं, तो आपको कैसे पता चला? मैं अपने मन में मैंने सोचा कि मैं यशु को आज मार दूंगा जान से, तो जब आपको पता कैसे चलेगा जब मैं हमला करूंगा तभी? दो चीज आपको कैसे पता चली? हमने कृत्य से ही पता चली। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर आप ये ढूंढना चाहते, कृत्य हो गया, तब भी ढूंढना चाहते हैं कि गलत हुआ या नहीं, इसका मतलब है कि आपके लिए कृत्य जो था वो मात्र एक एरिना नहीं था जिससे आप अपराध को अपराध घोषित कर सके। आपने उसमें कारण ढूंढने का प्रयास किया, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके कृत्य के आधार कोई कारण है, और जब आप उस कारण को सिद्ध कर देंगे तब जो आपका अपराध है वो अपराध होगा। धन्यवाद। नहीं, मैंने अच्छा ठीक है, वो समझ गया जी। बेसिकली ऐसा होता है कि सामने वाली टीम को प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि आप पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिए, तो अदरवाइज आप अटैकिंग के लिए आपको प्रॉब्लम है? मतलब इस तरह से पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि दीदी कह रही है कि आप एक दूसरे को बता दीजिए कि पर्सनल दिक्कत है कि हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है, फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं। इतना चल, मैं बस एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि ऐसे में आपको मारना है, ये चीजें अलाउड नहीं है। उदाहरण है या कुछ के अलाउड है या बिना कुछ के अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो महोदय, आपने अपने स्टेटमेंट में बोला कि आप विचार को कभी नहीं जान सकते, आप इसको मानते हैं कि विचार को कभी नहीं जान सकते? बिल्कुल नहीं जान सकते, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कभी भी कोई जज ही नहीं कर सकता किसी के मन तो में क्या आईपीसी चल रहा है। इंटेंशन तो देखता ही नहीं है, मतलब आपके अनुसार, और ना देख सकता है। आईपीसी इंटेंशन कब देखता है? जब एक्ट हो जाता है। आईपीसी को तो ये पता इंटेंशन चल देखता है, मतलब आईपीसी को जब ये पता चल जाता है एक्ट हो गया, मतलब इंटेंशन देखी ना तब भी एक्ट होने के बाद, आपके अपराध की डेफिनेशन में इंटेंशन था। एक्ट होने के बाद, हाँ, एक्ट होने के बाद इंटेंशन था। तो मैंने intention था। मैंने इंटेंशन में यही बताया था कि इंटेंशन कभी भी हाँ किसी ना, व्यक्ति को हाँ या जाने नहीं था, बस हाँ या ना पूछो। आप हो जाए। मैंने सीधे सीधे ये बोला था कि आईपीसी में जो 4 स्टेज है, पहला Intention था पहला। ठीक। हाँ, और उसमें आप सुनो, फिर मैंने आगे ये बताया था कि जो इंटेंशन होता है कभी किसी की इंटेंशन को नहीं जान सकते, तो केवल इंटेंशन जो केवल विचार है वो कभी भी पनिशेबल और कभी भी अपराध नहीं हो सकता, कभी वो क्राइम नहीं हो अगर किसी का कुछ गलत नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तो क्या अपराध हुआ? जी अगर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ तो क्या अपराध हुआ? बिल्कुल। आप टॉर्ट में जा सकते हैं। अब आप अपराध की डेफिनेशन ही नेगलेक्ट कर देंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं किसी का कुछ गलत नहीं होता, जब भी रॉन्गफुल एक्ट और जब आप उसकी गिल्टी माइंड की जब बात करते हो, फिर आप जब टॉर्ट के कॉन्सेप्ट में जाते हो, टॉर्ट में किसी के साथ गलत भी ना हुआ हो फिर भी वो अपराध माना जाता है। ठीक है, मेरा किसी को निराधार थप्पड़ मारना सही है? क्या? मेरा किसी को निराधार थप्पड़ मार देना सही है गलत है? ये गलत है, अपराध है, ये अपराध है ये। मेरे एक्ट से पता चला। ये क्यों गलत है? हाँ? क्यों गलत है? कारण क्या है? क्योंकि मैंने गलत एक्ट किया है। गलत कहाँ से डिटरमाइन कर रहा है? एक्ट से। एक्ट से डिटरमाइन जी। कर रहा है? रीजन देखेंगे आप? हाँ? रीजन तो देखेंगे ना। नहीं, एक्ट पहले एक्ट है, उसके बाद ही रीजन देखेंगे। तो रीजन देखा ना आपने, सिर्फ एक्ट पे चीजें इंडिपेंडेंट नहीं हुई ना। डिटरमाइन कहाँ से हुआ? एक्ट से। एक्ट से जी, डिटरमाइन हो रहा है। एक्ट से डिटरमाइन हुआ तो कारण ढूंढना ही डिटरमाइन होने के बाद आप रीजन पे जा रहे हैं ना। रीजन पे हम तभी जाते हैं ताकि किसी को सिर्फ थप्पड़ मारना गलत है या निराधार थप्पड़ मारना गलत है? थप्पड़ मारना ही गलत है, किसी को थप्पड़ सीधे मारना गलत है, और वो थप्पड़ मारने का जो एक्ट है वो सीधे सीधे गलत है। एक्ट से ही हमें पता महोदय, चला। क्या लॉज में क्राइम और रॉन्गफुल एक्ट अलग अलग चीजें हैं? जी। क्राइम और रॉन्गफुल एक्ट, क्राइम के क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है और डॉट में फिर रॉन्गफुल एक्ट आते हैं। जो आप बात करिए रॉन्गफुल एक्ट और क्राइम, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। जो आप रॉन्गफुल एक्ट की बात करिए वो क्रिमिनल लॉ में भी आता है, जी। जैसा कि मेरे उसमें नेता पक्ष ने उपनेता ने आकर सिविल बताया कोड था, और क्रिमिनल कोड अलग अलग होती हैं। जी सिविल कोड और क्रिमिनल कोड अलग अलग होती हैं। जी बिल्कुल।
उनके दंड के पैमाने अलग होते हैं, उनका आधार अलग होता है, कार्य दोनों में गलत होते हैं, पर आधार अलग होते हैं। आधार गलत नहीं होता। आधार सिविल कोर्ट में भी जब हम जाते हैं तो एक्ट के आधार पर ही जाते हैं और उसमें भी अपराध ही होता है। जब आप सिविल ऑफेंस की जब आप बात करते हो तो सिविल ऑफेंस पे वहाँ पे भी वही होती है, एक्ट से ही आप बंदूक से गोली चली, विपक्ष लास्ट क्वेश्चन आपका। एक ने चलाई और एक मर गया, ठीक है। ऐसे में गोली चलना गलत हुआ या उस जो मृत्यु हो रही है उसका जो कारण था उस आधार में नजर आएगा। गोली चलाना ही गलत है, एक्ट ही गलत है। गोली हवा में चलाना भी गलत होता है जी, गोली हवा में चलाना भी गलत तो इसमें तो किसी का हानि हुआ ही नहीं ना, एक्ट है। पक्ष अंतिम वक्ता को बुलाए। आप लोगों से अनुरोध है कि सामने वाले को उत्तर देने दीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिए। हाँ महोदय, जो चीज़ हमने प्रतीत की और कहीं ना कहीं आपके नेता ने उसको काफी हद तक घुमा दिया कि जब किसी को भी हानि पहुंचती है तो इसे आप कैसे जानते हैं? हानि पहुंचने से आप कैसे जान आप जब आप हानि किसी को पहुंचे तो कैसे? हानि पहुंचना अपने आप में जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है तो सामने से आ रही है हमारे हानिकारक है। इसका मतलब है कि उस कार्य की वजह हुआ अपराध। कोई जो कार्य हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। नहीं, वही बात है कि वो कार्य से ही पता चला ना। देखिए कार्य के बाद ना एनालिसिस कोई करेंगे, व्यक्ति किसी वाई व्यक्ति आप एनालिसिस के बिना सिर्फ एक इंसिडेंट को देखकर कि हाँ ये हुआ, इसके पीछे आप कारण भी तो जानेंगे ना। हानि के लिए भी कोई कार्य हुआ, हानि हुई तो कोई कार्य हुआ मतलब। देखिए कार्य से हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे का जो कारण है हम उसको एनालाइज करेंगे, उससे डिराइव करेंगे कि सही है या गलत। हानि पहुंची है तो मतलब कुछ कार्य हुआ होगा, आप मानते हैं? हाँ कार्य हुआ है, कार्य हुआ है, ठीक है। तो कार्य के आधार पर ही आप बोल रहे हो ना आपकी हानि कार्य के आधार पर ही। मतलब बात तो पूरी कर लीजिए। कार्य हुआ मानते हैं, हानि पहुंची, हानि का मतलब हुआ अपराध, ठीक है, मतलब अपराध हुआ तो सीधे सीधे तो हो गया ना कि कार्य से अपराध हुआ। कार्य के बाद हानि, पहली बात तो हानि अपने आप में व्यक्तिपरक शब्द है कि कौन सी चीज हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, और दूसरी बात अपराध निर्धारित जो होगा तो कार्य के कारण से निर्धारित होगा और जो इंटेंशन है उससे निर्धारित होगा। पर आपने माना पहले हानि हुई, फिर आपने माना कार्य से हानि हुई, तो सीधे से इसका तो मतलब हुआ ना कि आपके कार्य के आधार पर ही जब वो अपराध आपने कर दिया, कर्म के आधार पर ही आपने उसका अपराध माना। वो कार्य हानिकारक था, ये हम तब सुनिए ना, ये तब एनालाइज करेंगे हम जब उसके इंटेंशन और कार्य की तरफ जाएंगे। महोदय पहले आपने खुद माना कि अगर आपकी हानि हुई आप कार्य के आधार पर। देखिए पहली बात तो हानिकारक होना और आपराधिक होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये दोनों मिलाइए। अभी आपने दोनों चीजें खुद मानी कि कुछ कार्य हुआ कि हानि आप उसको अपराध मान रहे हैं, तो आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। 9/11 की घटना आपने सुनी है, जो अमेरिका में 2 टावर गिरे जी, तो जो विमान था, जो जाके जो पायलट था, विमान जब उसमें टकराया तब पता चला ना कि यहाँ पे अपराध किया है उसने, आतंकवादी तब उसे घोषित किया गया ना। जब वो विमान नॉर्मली उड़ा रहा है जो पायलट था, तो आपको बता सकते हो कि वो अपराधी है उसके। ये सामान्य घटना भी हो सकती थी, ये हवाई जहाज उड़ रहा है और वो एक बिल्डिंग में जाके गिर गया, पर नापा तोला क्या गया कि उस पूरे प्रोसीजर को चेक किया गया वहाँ पर, तब अपराधी को सीधे से नहीं बोलते। आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? कोई कार्य के द्वारा कार्य के द्वारा पर कार्य से निर्धारित, भाई सुनिए उत्तर सुनिए, अगर कार्य के द्वारा निर्धारित हो रहा होता तो जिस क्षण पे वो बिल्डिंग से स्ट्राइक किया था प्लेन, उसी क्षण पे उस प्लेन जो पायलट था उसको अपराधी घोषित कर देना था। आपने एक चीज से जाना कि हम हानि हुई, आप मानते हो उससे हानि हुई? जी हाँ, हानि को आपने कैसे माना कि कुछ कर्म हुआ? कर्म हुआ, अपराधी घोषित करना। पक्ष, ये अंतिम प्रश्न है आपका। किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना और किसी व्यक्ति को हानिकारक घोषित करना बहुत बड़ा अंतर है ये। जी महोदय, अभी आप खुद माने हैं कि हानि पहुंची मतलब ये अपराध हुआ, आपने अपने मुंह से खुद बोला, आप खुद उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हर हानिकारक स्थिति में अपराध नहीं होता है। आपने भी खुद बोला था, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अलग से। धन्यवाद। एक मिनट का सामान्य समय प्रत्युत्तर भाषण तैयार करने के लिए।
सदन पटल पर विपक्ष आमंत्रित है प्रत्युत्तर भाषण देने के लिए। आप लास्ट टाइम जी। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को विपक्ष का पुनः नमन। मैं यहाँ प्रत्युत्तरी भाषण के साथ, तो महोदय यहाँ पे जो पक्ष है वो बार बार प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन को आंसर देने की जगह उसे बोलते हैं कि अलग अलग परसेप्शन है, मतलब वो उसी चीज़ में जहाँ वो क्वेश्चन का आंसर देने से बच रहे थे उसमें मान लेते हैं कि वो परसेप्शन यानी कि विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं और अलग अलग विचार अलग अलग हो सकते हैं। वो अपराध की परिभाषा देने मात्र से बच रहे थे कि अपराध क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें इंटेंशन सबसे पहले इन्वॉल्व है। महोदय यहाँ पे उनके जो दूसरे नेता आते हैं वो पहले कहते हैं कि हानि होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गोली चलना इंपॉर्टेंट है। पर जब सवाल किया जाता है कि गोली हवा में चली तो बोलते हानि नहीं हुई है तो अपराध नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भी मानते हैं कि इंटेंशन क्या था, कार्य क्या था, कार्य का इंटेंशन मानने लगता है। जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि सिविल और क्रिमिनल क्या अलग अलग होते हैं, क्या रॉन्गफुल एक्ट और अपराध अलग अलग होता है, क्या गलत और अपराध अलग अलग होता है, वो सब मान जाते हैं कि गलत और अपराध अलग अलग होता है। कोई भी गलत चीज को मात्र अपराध हम नहीं बोल सकते हैं। फिर महोदय जब उनसे पूछा जाता है कि कार्य मात्र क्या अपराध बता देता है, कोई कार्य हुआ क्या उससे अपराध हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि आप उसका एनालिसिस करते हैं, आप उसका कारण ढूंढते हैं। इसका मतलब है कि कार्य मात्र इस चीज को अपराध नहीं बताता है, कार्य क्योंकि अपने आप में विचार से निकलता है, इसलिए जो विचार होते हैं वो अपराध का जन्म देता है। फिर महोदय ठीक है, धन्यवाद। सदन पे पक्ष प्रत्युत्तर भाषण के लिए आमंत्रित है। सदन की गरिमा को पुनः नमन। मैं अभी फिर से कई सारी चीज़ें जो कि हमारे विपक्ष बोल कर गए वो सारी चीज़ें रखना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हम क्यों जीत रहे हैं, कहाँ पर हम अच्छा किए हैं। अभी अभी उपनेता आती हैं, जब हमने प्रश्न कर रहे हैं तो उपनेता यहाँ पर आते हैं विपक्ष और ये मान कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हानि हुई है, हानि होने का मतलब हुआ है कि वो अपराध हुआ है, और ये भी मान कर जाते हैं कि अपराध होने का मतलब कुछ कर्म हुआ है। तो ये सीधे तौर पर ये रिलेशन बताता है कि कहीं ना कहीं जो कर्म हुआ है उससे कुछ हानि पहुंची तो वो अपराध में आता है। तो ये सीधे तौर पर हमारे बर्डन को प्रूव करता है। हमारी नेता भी यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ों को भ्रामक रूप से सदन को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करती है, पर हमने ऑलरेडी इस चीज़ को बता दिया था कि कहीं ना कहीं जब कुछ कार्य होता है, कार्य के हिसाब से ही आप किसी के विचारों को आप कार्य के हिसाब से मान सकते हो कि कोई भी चीज़ अपराध है या नहीं है, वो कर्म बताता है आपका। क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उसके आधार पर आप किसी को भी अपराध नहीं बोल सकते, किसी चीज़ को अपराधी नहीं बोल सकते जब तक कि वो कर्म के रूप में आपके सामने ना आ जाए। इसके हमने बहुत ही सारे डिफरेंशन दिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई और साथ ही इसको डिफाइन भी किया कि कहाँ कहीं ना कहीं अपराध क्या होता है, कर्म क्या चीज़ होती है, उसमें हमने हर चीज़ को यहाँ पर बताया। और कहीं ना कहीं नेता और उपनेता दोनों लोग आकर इस चीज को मानकर जाते हैं कि जो पॉइंट हमने रखे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक आप कर्म करते हो उसी आधार पर आपका अपराध प्रूव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों दलों का शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध है कि आपको अगर मज़ा आया हो तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं। जी धन्यवाद। और जजमेंट है सबका बता रहे एक बार सब सेटल डाउन हो जाइए प्लीज। मिस्टर शादाब केम्स एमओवी जानिए बस। मिस शैलजा केएमसी 2। मिस नसरीन केएमसी 2। मिस्टर वैभव केएमसी 1। मिस्टर विकास केएमसी 2। सभी जजमेंट एक ही तरफ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है फीडबैक की। चाहिए तो कोई एक जज दे। माइक को बोल दीजिए या ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए।
था, बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विषय का बेसिकली भार ये नहीं था कि कौन सी चीज़ है जिसमें कि कौन सी चीज़ का वेटेज ज़्यादा है या कौन सी चीज़ जो है वो पहले आ रही है। विषय का भार ये था कि अपराध जब हो चुका है तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अपराध कहाँ से डराइव हुआ। आपने जैसे एक एग्जाम्पल बार बार आ रहा है कि गोली यदि मार दी गई, अब आपको गोली तो लग गई है तो इसका मतलब है कि वो अपराध है, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए कि अगर गोली मार देना अपराध है, क्योंकि जब वो ये कह रही कि गोली तो हवा में भी मारी गई तो क्या हवा में गोली मारना अपराध है? क्योंकि एक्शन तो गोली मारना है, हवा में मारना या व्यक्ति को मारना एक्शन नहीं है, गोली मारना एक्शन। उसके बाद एक चीज़ ये कि आपकी तरफ से जब पॉइंट्स आ रहे थे, आप अपनी बात को डिफेंड करना चाह रही थी कि कर्म जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इंटेंशन इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक माइनर का एग्जाम्पल लेकर आए कि एक अनसाउंड अगर पर्सन है, एक माइनर है, तो उनके जो एक्ट्स हैं वो डिपेंड नहीं करते, उनके इंटेंशंस को आईपीसी देखता है। आपको ये भी मतलब मैं बता रही हूँ कि प्लस पॉइंट ये रहता अगर आप ये बताते एक माइनर एक एक्ट करता है जो कि क्रिमिनल एक्ट आप मानते हो कि गलत है, एक अडल्ट एक एक्ट करता है जो कि गलत है, लेकिन उन दोनों को सजा अलग अलग दी जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक माइनर इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो ये सोच पाए कि उसने क्या किया, इसीलिए उन दोनों को सजा भी अलग अलग दी जाती है। तो आपके पास मतलब आप क्वेश्चन आंसर राउंड में आपकी टीम, ऐसा नहीं कह रही हूँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इन लोगों ने क्वेश्चन अच्छे किए हैं, आप लोगों ने भी क्वेश्चन अच्छे करने का प्रयास किया है। आंसर्स में आप दोनों की टीम जितना इस पर फिलोसफिकल डिबेट हो सकता है उतना नहीं किया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन भार उनकी तरफ इस वजह से जाता है क्योंकि उन लोगों ने ये बता दिया, इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि इंटेंशन हर एक्ट के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटेंशन है। अगर इंटेंशन ही नहीं होगी तो एक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को प्रूव करने में कमज़ोर रहे कि एक्ट बिना इंटेंशन के कैसे हो पा रहा है। आप जब वो बॉम्ब वाला एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है जब हम एग्जाम्पल ला रहे होते हैं हमें लगता है कि हमारे फेवर में रहेगा, पर हम ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रडिक्टरी अपने आप ही एग्जाम्पल सेट करके चले जाते हैं। जब आप बोलते हो कि बॉम्ब लगाया जाएगा तो कैसे पता लगेगा? यानी कि जब बॉम्ब आपने कहा कि बॉम्ब डिफ्यूज़ हो ना हो लेकिन बॉम्ब लग चुका है, इससे ही पता लग जाएगा। क्यों? जब वहाँ पर धमाका ही नहीं हुआ तो आपको कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर क्रिमिनल एक्ट हुआ है? आपने खुद कहा कि वो क्योंकि बॉम्ब तो लग गया, हो सकता है वो सोचे कि किसी और तरीके से मैं अटैक करता हूँ, यानी कि इंटेंशन उसका बॉम्ब था पहले, उससे ही सिद्ध हो गया कि क्रिमिनल एक्ट था। तो आप अपने ही भार में ही कह के चले जाते हो कि व्यक्ति का इंटेंशन डिसाइड करता है कि उसका एक्ट सही है या गलत। तो और बाकी आप पर्सनली फीडबैक जिससे भी लेना चाहिए। हाँ जी, आ जाइए भैया, आ जाइए भैया। बुद्धिजीवियों का यह सदन मानता है कि अपराध जो है वो कर्म में होता है, विचार में नहीं होता, ठीक है। तो पक्ष आता है पहले और वो हमारे सामने डेफिनेशंस दे करके जाता है और सबसे पहले वो बुद्धिजीवी को डिफाइन करता है। तो पक्ष आगे सबसे पहले बुद्धिजीवी को डिफाइन करता है और जब वो बुद्धिजीवी को डिफाइन करता है तो कहीं ये हमारे सामने हो जाता है कि आपने इस तरीके से चीज़ों को बनाया है, सदन को गढ़ा है जिसमें डिबेट नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपने जो बुद्धिजीवी की डेफिनेशन दी है वही इस तरीके से दी थी कि उसमें डिबेट ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपने सीधा बुद्धिजीवी की डेफिनेशन में यह कह दिया था कि उसके अनुसार निर्णय करने के बाद विचार करेगा और विचार के ऊपर उसको जज नहीं किया जा सकता। तो आपने विपक्ष के लिए डिबेट नहीं छोड़ी थी यहाँ से। उसके बाद जो आप कर्म की डेफिनेशन देते हैं कि बोलना और फेंक करके मारना और इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं, फिर आप आते हैं और अपराध की एक डेफिनेशन देते हैं मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक चोट पहुँचाना और दंड संहिता के अंदर जो भी अपराध है वो। तो फिर आप एक बात कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है एक सामाजिक तरीके से, जो डीपीएम आके कहते हैं एक सामाजिक तौर पे गलत है, और अपराध जो है वो कानूनी टर्म्स हैं।
लेकिन जब प्रश्नोत्तरी में डीपीएम से पूछा जाता है कि क्या हर गलत कार्य अपराध है, तो वो उस पर क्वेश्चन पे बचते हुए नजर आते हैं और डीपीएम प्रश्नोत्तरी में अपने भार से, अपने उत्तरों से बचते हुए नजर आते हैं पूरे में। ठीक है, आप लोगों के पास एक अच्छा प्रश्न था जब एक बार आपने अभियंकर को ये फंसाया था कि हानि क्या है और हानि और अपराध क्या बराबर है। एक बार उसने ऐसे ही उसने सोचा कि चलो सिंपल क्वेश्चन है, उसने बोल दिया हाँ, और उसके बाद आप लोग उसको घेर रहे थे लेकिन घेर नहीं पाए। इसके बाद पूरी डिबेट जो है वो होती है, पक्ष करता है, पक्ष की तरफ से मुझे पूरी डिबेट में वो कहता है कि जो कर्म है ना उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि अपराध है या नहीं है। अभी तक पूरी डिबेट ऐसी चल रही है और मैं इस चीज़ को मान करके डिबेट एज कर रहा हूँ। डीपीएम आते हैं और डीपीएम ये बात कह देते हैं कि इंटेंशन उसी हालात में देखा जाता है जब कर्म कर दिया हो कार्य के हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि अब आप भी मान रहे हैं कि इंटेंशन देख रहे हैं। अभी तक पीएम ने ये बात कही नहीं कही थी और डीपीएम ने भी अपनी आधी स्पीच में ये बात नहीं कही थी कि आपने उस कर्म के हिसाब से आपने इंटेंशन देखा, और ये आपको स्टैंड नहीं लेना था यदि आपने पूरी डिबेट में नहीं लिया तो। और जब आपने उस स्टैंड को लिया है तो वो स्टैंड आपने जो पूरी डिबेट में अपना सेट किया है वो गिरा है, और इसके कारण से जो मेरा जजमेंट है वो बहुत बड़ा इसी का रीजन है कि वो जजमेंट विपक्ष की तरफ गया है कि विपक्ष ने कुछ अच्छा किया और नहीं किया, आपने अपने स्टैंड को गिराया है। इसके बाद यसी आती हैं और यसी आकर के अपनी डिबेट में कहती कि जो आपने सबसे पहले इंटेंशन बोला है वो इंटेंशन का मतलब ही आया है कि वो विचार से, और कोई चीज़ यदि विचार आपने किया है तो आपने उसके ऊपर जाके एक्ट किया है। तो ये बात नहीं थी कि हमें अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, अपराध के पीछे का इंटेंशन क्या है जो आपने माना उस चीज़ में आकर के। फिर वो कहते हैं कि कर्म जो है वो विचारों का कारण है और बुद्धिजीवी विचारों को देखते हैं। पक्ष पूरी तरीके से इस तरीके से डिबेट कर रहा था कि हम कोर्ट रूम डिबेट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हम डिबेट कर रहे हैं कोर्ट्स में, लेकिन ये बुद्धिजीवियों का सदन था और उसमें जो है नेचुरल जस्टिस की भी बात आती है, और नेचुरल जस्टिस पक्ष भी लेकर के पक्ष की डिबेट में वो नाराज रहती है। इसके बाद आप प्रिपरेशन की बात जो आपने करी तो वो भी उन्होंने कहा है कि कर्म विचारों के बाद मान रहे हैं और क्रिया मात्र नहीं है, और एक्सप्रेशन से दिख जाता है, ये बात पक्ष ने भी माना है। ये बात वो कहते हैं, यदि वो बात ये नहीं कहते तो मैं मान लेता कि चलो उनकी गलती है और हम एज क्यों डिसाइड करें, लेकिन उन्होंने आपकी गलतियों को, इस बातों को पकड़ा है। इसके बाद वो नॉलेज और फैक्ट की बात में कमी के साथ ही आपको बताती कि किस तरीके से कोई एक्ट जो है वो अपराध या निरपराध हो सकता है। डीपीएम की स्पीच में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जो यसी था उन्हीं का आपने जवाब दिया है। इसके बाद डीएलओ जो अभियंकर है उन्होंने इस बात को बताया है कि ये मोशन ये नहीं है, और अब उन्होंने उस मोशन को समझाया है डीएलओ ने आकर के कि भाई ये मोशन कह क्या रहा है, और यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि पक्ष जो है अपने आप में यहाँ पर विरोधाभास है, और उन्होंने हमारे इस बात को माना है जो अभियंकर जो आप मान के जाते हैं समझ। इसके बाद आप फेक एलिगेशन के गलत या सही को देख रहे हैं, तो एलिगेशन किस लिए कि गिल्टी है। अब वो गिल्टी है या नहीं है ये बात आप देखेंगे एलिगेशन लगाने के बाद। जो आप कह रहे हैं उन्होंने कर्म कर दिया, अब कर्म करने से पहले आप जाके देख नहीं सकते हैं, आप किसी के माइंड में नहीं जा सकते। यदि आप सिर्फ यही बात करेंगे तो विपक्ष उस मुद्दे पे डिबेट नहीं कर सकता कि जो एक्ट हुआ है आप उसी से देख सकते हो ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो विपक्ष इस डिबेट में यही कर सकता था और विपक्ष ने वही किया भी है। इसके बाद रॉन्ग बाय इंटेंशन डिराइव होता है उन कंडीशंस को देखते हैं। इन सब चीज़ों पे आपको प्रश्न पूछने चाहिए थे और जिन चीज़ों पे आपने प्रश्न नहीं पूछे हैं प्रश्नोत्तरी में। और कर्म विचार से बनते तो वो इसेंस डिराइव करने की बात करते हैं कि जो आपको इसेंस देखना है, यदि आपने किसी व्यक्ति की हत्या करी है तो आपने सेल्फ डिफेंस में किया है या किस तरीके से किया है। यदि आप विषय को भी पढ़ेंगे तो यही है कि अपराधी कर्म के आधार पर होता है या सोच के आधार पर होता है। तो आप खुद मान के जा रहे हैं कि इंटेंशन यदि देख रहे हो तो फिर तो आप सोच मान रहे हो, ये सोच भी उसमें एक पार्ट निभाता है। तो ये मेरी तरफ से है, यदि प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुमने ये बात बोली, मैंने पूरी डिबेट में मानी। पीएम और एलओ की स्पीच तक मैच पक्ष की तरफ था, डीपीएम की आधी स्पीच तक भी मैच पक्ष की तरफ था। लेकिन जब तुम ये लाइन जा देते हो ना कि हम इंटेंशन को उसी हालात में देखते हैं, इंटेंशन को यदि तुम देख रहे हो तो यानी कि पक्ष के उस विपक्ष के उस पूरे भार को मान रहे हो, जहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि इंटेंशन को देखते हैं। तुम तो वो देख रहे थे ना, और पूरी डिबेट में तुमने कहा कि इंटेंशन हमें दिख ही नहीं रहा, इंटेंशन तो हमें पता ही नहीं चल रहा, इसलिए मारा है क्या पता, और वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे क्या पता इसलिए मार दिया हो कि उसकी पहले से पुरानी दुश्मनी हो। तो इंटेंशन जो तुमने माना है ना वो तुम्हारे को एनालाइज किया,
से तो एक अच्छी डिबेट जिसकी उम्मीद की गई थी दोनों टीमों से वो हमें मिली है। कुछ फैक्चुअल गलती थी जिनको जजेस ने लगभग पकड़ा है और उन्हीं के आधार पर जो है वो जजमेंट तैयार किया गया है। ठीक है, मैं आपको बहुत लंबा फीडबैक नहीं देने के लिए आया हूँ, मुझे बस 2-3 बातें करनी थी क्योंकि जो टॉपिक था वो लगभग फिलोसफिकल था और उसको जो है जो जैसा विकास भैया ने बताया कि इसको हम ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट रूम में कर रहे हैं। इंटेंशन थेफ्ट और वो 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम, मेंस रिया एक्टस रिया, ये अच्छा आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आपने पढ़ा है या आप लॉ में हैं? अच्छा, अच्छी प्रिपरेशन है फिर। अच्छा, आप दोनों ही लॉ की, मैं लॉ फैकल्टी से ही हूँ और मैं जब वो लफ्ज़ सुन रहा था ना तो मेरा माइंड जा रहा था कि आप किस दिशा में हैं, है ना? हाँ, वो चीज़ थी। चलिए अच्छा है, प्रिपरेशन करें आप और बहुत सही है जिस तरीके से देखा गया था। तो मुझे जो 1-2 चीज़ें लगी हैं वो एक तो इसमें थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी थी जो टॉपिक से अलग थी, है ना? आपने वो बातें इसमें लेकर आए, जैसे भैया ने बताया कि नेचुरल जस्टिस इसका एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता था जिसको लाकर इसको और मजबूत बनाया जा सकता था। मैंने एमओवी के तौर पर एक ही दी है, उससे साफ जाहिर है कि लगभग डिबेट एक ही है, लेकिन क्योंकि वो हमारी मजबूरी है कि किसी एक टीम को तो जिताना है ना? 0 तो नहीं कर सकते कि दोनों ही टीम जीत गई है। तो वो थी। एक चीज़ जो मुझे थोड़े से चुभी वो आपकी कि आपने स्पीच के अंदर, हो सकता है बाई चांस वो आपने ऐसे ही बोला हो, आपने बोला कि जब हम केस ठोकते हैं ये संसदीय मर्यादा के बाहर है ना? ऐसे शब्दों को थोड़ा सा दरकिनार किया जाए तो वो अच्छा है ना? एक चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि आप अभी और लगातार डिबेट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि डिबेट को जहाँ तक हो सके आप हिंदी में करने की कोशिश करें, अगर आप हिंदी संसदीय वाद विवाद में हैं तो, क्योंकि इंग्लिश के इतने लफ्ज़ थे और लीगल टर्म्स तो बहुत ज़्यादा थे और कई को तो वो नहीं समझ में भी आए होंगे, एक्टस रियस और मेंस रियस जो सुना ही नहीं होगा, तो वो भी है। चलो वो तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे जजेस ऐसे होते हैं जो हिंदी प्रेमी हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हिंदी के साथ छेड़छाड़। तो आप कोशिश करें कि हिंदी में ही ज़्यादा अपना वक्तव्य रखें। जैसे आप आए तो जब आपने हिंदी शुरू की कि मैं यहाँ पर वक्तव्य हेतु आया हूँ, तो वो एक अच्छा मतलब था कि चलो भाई कोई तो आया है हिंदी में। हालांकि मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं तैयार करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप बाद में जाकर बड़े मंच पर डिबेट करेंगे तो कोई भी आपको इन छोटी छोटी गलतियों के ऊपर पकड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें आधार बन जाती हैं कि इन्होंने तो हिंदी ज़्यादा बोल दी, इन्होंने इंग्लिश ज़्यादा बोल दी, हिंदी की डिबेट थी, हिंदी वालों को जिता दो, है ना? बहुत सारे उसमें ये होता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये है। और एक और मैं ये बोलना चाहूँगा, जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करें तो थोड़ा सा देखें कि उसकी मूल आत्मा क्या है। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये टॉपिक जो था वो फिलोसफिकल की तरफ था और इसको दूसरी तरफ ला दिया गया है। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये जो क्राइम और अपराध वाला लगभग सभी लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और दोनों टीम लगभग ज़्यादा जानती हैं इसके बारे में। तो जब भी पक्ष टॉपिक ले तो ऐसा टॉपिक लगभग सिलेक्ट करें जिसमें विपक्ष के लिए थोड़ा सा गैप कम रह जाए। आपने एक बात इनकी नहीं पकड़ी जो भैया ने भी बताई कि इन्होंने जो सदन है वो बहुत नैरो कर दिया है। हाँ, लेकिन वो इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते ना कि क्या कर दिया है इन्होंने। हाँ, वही और 4 एलिमेंट ऑफ क्या नहीं दिया तो नहीं जा सकता था, हो सकती थी डिबेट, लेकिन वो बहुत नैरो हो जाता है, बहुत छोटा रास्ता निकलता है ना? तो उस हिसाब से कई बार क्या है कि टीम बहुत मजबूत होती है सामने, तो वो बहुत छोटे से रास्ते में बहुत कुछ निकाल लेती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसलिए थोड़ा सा रखा जाता है ना ध्यान। ये चीज़ थी। 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम जो थे वो आपके चले हैं, लेकिन नहीं होते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसमें पहली ही बात आ रही है इंटेंशन की, है ना? पहला ही उसमें पहली एलिमेंट उसका है इंटेंशन। जब किसी के अंदर इंटेंशन ही नहीं है
क्योंकि अपराध कब सिद्ध होगा, ये 4 पैरामीटर जो 4 आधार हैं वो आईपीसी ने बता दिए हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है इंटेंशन। और आप आकर एक्टस रियस मेंस रियस की बात कर रहे हैं, तो एक्ट आप कर दें, वो एक्ट अपराध होगा ही नहीं जब तक उसके अंदर जो है गिल्टी माइंड नहीं शामिल होगा, है ना। क्योंकि आप यहाँ पर एक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपराध की बात कर रहे हैं, बेसिकली एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट जो है वो अपराध होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आगे के लिए आप दोनों टीमों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें और बहुत बड़े मंच पर आप जाएं, ये मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं, अपराध ऐसे हैं जिसमें गिल्टी माइंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक्शन कर दिया आपने तो वो चीज़ है, उनको बोलते हैं आप लेकर आते हैं, जैसे इन्होंने बोला ना कि जो है वो होता ही नहीं है, मिस करेंगे आपके माइंड में क्या है और आपकी कॉपी में क्या है, ये जज को नहीं पता। वो सिर्फ आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहा है और उसी के आधार पर वो जो है मैं अगर आईपीसी ना लाया जाता और सिर्फ जो पक्ष है वो डिबेट सिर्फ फिलोसफी का ही करता है तो फिर भी उसका एमिट काफ़ी वाइड हो जाता है, मतलब क्योंकि आईपीसी लाने के बाद आपने एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आप उसके हिसाब से चीज़ें हाँ, और आपने पूरा एक सिनेरियो बना दिया इंडियन का और वो सारी चीज़ों का आपने बिल्कुल फिट कर दिया उस टॉपिक को। तो वो था पहले, इसीलिए शुरुआत में था। फिलोसफिकल होता तो और ज़्यादा अच्छे से खेल सकते, ठीक है। बाकी अच्छा है, ठीक है। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं आप लोग से निवेदन है कि ऑडिटोरियम में कुछ भी खाना या पीना मना है, तो कृपया इस बात का ख्याल रखिए आप लोग। मेरा बस इतना था।